So now let's see first of all इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम को समझते हैं। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट बहुत सिंपल सा है। स्टेटमेंट है अगर फंक्शन, एक ही रिक्वायरमेंट है, फंक्शन हैज टू बी अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है किसी इंटरवल a से b पे, देन इट टेक्स ऑल द वैल्यूज बिटवीन f ऑफ a एंड f ऑफ b, विच इज प्रीटी ऑब्वियस स्टेटमेंट। ठीक है, बट इस स्टेटमेंट का हमारे पास कोई खास लाभ नहीं है। जिस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो ये है कि if f(x) is continuous in this interval a to b and such that f of a into f of b is less than 0, what does that mean? This implies f(x) is equal to 0 has at least one root in the interval a to b। ठीक है, तो ये वो स्टेटमेंट है जो हम यूज कर रहे होंगे। फिर से आप इसे अगर जल्दी से समझें तो देखिए बहुत सिंपल है। ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, नाउ इफ इट स्टार्ट्स, देयर इज अ फंक्शन दैट गोज लाइक दिस। नाउ इफ एफ ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है बच्चों, ए पे पॉजिटिव है, बी पे निगेटिव है, तो ऑब्वियसली वो एक्स एक्सिस को कम से कम एक पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेगा। एक पॉइंट से ज्यादा भी इंटरसेक्ट कर सकता है, लाइक इन दिस केस। ठीक है, बट ये तो पक्का है ना कि पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव जाए फंक्शन, तो वो एक्स एक्सिस को कम से कम एक पॉइंट तो इंटरसेक्ट करेगा, गिवन इट इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एंड दैट्स व्हाट वी मीन बाय एफ ए इंटू एफ बी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज निगेटिव, सो वन हैज टू बी पॉजिटिव नेसेसरली एंड द अदर हैज टू बी निगेटिव नेसेसरली। ठीक है, नाउ दिस इज दैट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट थ्योरम व्हिच वी आर गोइंग टू अप्लाई विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल ऑन अ क्वेश्चन हियर। तो देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं जिसकी हेल्प से आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू एज टू हाउ टू यूज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कैसे इसे यूज कर सकते हैं। हमने माना एक हमारा फंक्शन है जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप है, x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी प्लस x माइनस बी टाइम्स x माइनस सी प्लस x माइनस सी टाइम्स x माइनस ए, या x माइनस ए टाइम्स x माइनस सी, डजंट मैटर, अल्टीमेटली प्रोडक्ट है, कम्यूट तो करेगा ही करेगा। वेयर ये आपको सीक्वेंस, और तीन नंबर हैं बच्चों, तीन रियल नंबर हैं, किसी न किसी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज हो ही जाएंगे। हमने आपको बहुत सिंपल सा तरीका दे दिया, ए बी सी आपका जो है वो इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में है। नाउ वी हैव टू फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन हैज रूट्स, the interval in which this function is going to give us a root like f(x) is equal to 0 के कहां रूट्स होंगे। ठीक है, अगर a is less than b less than c है। तो अब देखें यहाँ पे how to apply intermediate value theorem। Now if I ask you the sign of f of a, what will you say? f of a यहां रखा तो 0, यहां रखा तो 0, और ये आया आपका a माइनस बी टाइम्स a माइनस सी, और सिंस a is less than b तो ये भी निगेटिव, a is less than c तो ये भी निगेटिव, दो निगेटिव का प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव। सिमिलरली साइन ऑफ f ऑफ b, तो ये आ जाएगा ये 0 ये 0, b माइनस a b माइनस c, b माइनस a पॉजिटिव बट b माइनस c इज नेगेटिव, साइन इज नेगेटिव। लाइकवाइज f ऑफ c, तो f ऑफ c तो ऑब्वियसली c इज द लार्जेस्ट यहाँ पे नंबर है abc में, तो दो तो 0 हो गए, c माइनस a भी पॉजिटिव, c माइनस b भी नेगेटिव, भी पॉजिटिव, तो ये भी हो गया पॉजिटिव। नाउ सी there's a sign change between a and b, f of a पॉजिटिव है, f of b नेगेटिव है, this imply at least one root in the interval a to b, isn't that? साइन चेंज अगर है किसी भी इंटरवल में तो उस बीच में उस फंक्शन f(x) is equal to 0 का कम से कम एक रूट होगा in that interval. Similarly there is a sign change with from b to c, b पे पॉजिटिव है फंक्शन की वैल्यू, सॉरी b पे निगेटिव है फंक्शन की वैल्यू, c पे पॉजिटिव है फंक्शन की वैल्यू, so there is a sign change from negative to positive, doesn't matter कि पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव, फर्क आपको समझना इतना है कि अगर एक साइन चेंज है तो यहां से भी इंप्लाइड है एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल b to c। अब ये बताएं कि ये फंक्शन तो क्वाड्रेटिक था तो इक्वेशन भी तो क्वाड्रेटिक ही है, f(x) is equal to 0, so it's a quadratic equation. How many roots does that have? 2 roots, exactly 2 roots. और स्टेटमेंट क्या है, कम से कम एक रूट इधर और कम से कम एक रूट इधर, इसका मतलब exactly 1 root, so answer is f(x) is equal to 0
has exactly one root in A to B and exactly one root in B to C. ये हो गया, दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई योर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बच्चों। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट था आपका इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का, जो कि जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन वाला स्टेटमेंट है, विच वी विल बी यूजिंग एट सेवरल पॉइंट्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एक साइन चेंज इंटरवल में शो करता है तो उस इंटरवल में फंक्शन इज इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट होगा ही होगा। ठीक है, सो दैट वाज द फर्स्ट थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब आगे हम लोग रोज थ्योरम देखते हैं बच्चों। तो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट थ्योरम इन द लिस्ट एंड दैट इज रोज थ्योरम। तो देखिए, रोज थ्योरम की रिक्वायरमेंट है कि फंक्शन आपका जो है वो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों ही होना चाहिए। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल A to B। तो अब यहाँ पे हम एक ही लिख रहे हैं, सो इट्स इन A to B इट शुड बी कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये आपका इंटरवल यहाँ पे ये हमने माना है A से B। ठीक है, तो अब थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पता है कि if f of A is equal to let's say f of B, then f dash x is equal to 0 at some point in the interval for some C belonging to the interval A to B। ठीक है, ये स्टेटमेंट, बट अगेन आई विल से the statement which we are going to actually the statement which is going to help us in solving the question is something like different, a bit different। वो स्टेटमेंट क्या है कि देखिए, ये सब वही है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल A से B में, such that f is equal to f of B। then the statement says that equation f dash x is equal to 0 has एटलीस्ट वन रूट। देखिए, बार बार वही बात आ रही है, रूट निकालने के स्टेटमेंट ही जो है वही हम लोग के लिए एप्लीकेबल है, दैट हेल्प्स अस इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो आई हैज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल A to B। ठीक है, तो ये हो गया आपका वो स्टेटमेंट जो कि आपको रोज थ्योरम अप्लाई करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो फिर से, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल A to B में, और उसके साथ साथ एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल पे अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है, तो उस इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो बच्चों। और रीजन देखिए बहुत सिंपल है, मान लीजिए ये कर्व है, ठीक है, ये पॉइंट आपका x इज इक्वल टू A है, और यहाँ पे वापस से हमने यहाँ पे सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे x इज इक्वल टू B है। तो फंक्शन आपका यहां से स्टार्ट हुआ f ऑफ A की वैल्यू, और घूम फिर के अगर इसे वापस f ऑफ B पे आना है तो घूम फिर के, मतलब इट नीड टू टेक टर्न्स। अगर सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे फंक्शन जहां से चला है और थोड़ी दूर बाद उसे सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे आना है, तो ऑब्वियसली बिना टर्न लिए तो नहीं आ सकता, और जहां पे टर्न लेगा वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। सो दैट्स व्हाई इट नीड टू हैव एटलीस्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन f डैश x इज इक्वल टू 0। रोज थ्योरम याद रखिएगा, रोज थ्योरम का एप्लीकेशन हमेशा उस इक्वेशन पे होगा जहां पे जो फंक्शन आपका दिया हुआ है इक्वल टू 0 में, वो फंक्शन आप फर्स्ट डेरिवेटिव एज्यूम करेंगे, वहां से फिर आप फंक्शन निकालते हैं, फिर उसमें रोज थ्योरम का स्टेटमेंट अप्लाई करते हैं, देन यू लाइक गेट द रिजल्ट्स। ठीक है, तो खैर एनीवेज यहां पे फिर से एक एग्जांपल देखते हैं जो कि एक एप्लीकेशन टाइप का एग्जांपल है ना, जहां से कुछ चीजें और समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इफ fx इज सिमेट्रिक, फंक्शन जो है वो आपका सिमेट्रिक है अबाउट x इज इक्वल टू 3, फॉर ऑल रियल x डिफाइंड है सच दैट f डैश x, रादर आई विल से f डैश 1 is same as f dash 0 which is like 0 here। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू 1 पे भी 0 है और 0 पे भी 0, और फंक्शन आपका जो है वो सिमेट्रिक है 3 पे, एंड फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये भी एक इंफॉर्मेशन है, fx इज अ थ्रू आउट डिफरेंशिएबल फंक्शन। ठीक है, अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ f डबल डैश x इक्वल टू 0। तो देखिए
इंफॉर्मेशन किस पे दी है? एफ डैश पे। रूट्स की बात किसके लिए की गई है? एफ डबल डैश एक्स पे। तो अगर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के रूट्स की बात की गई है, तो अगर हमें रोल्स थ्योरम लगाना है तो ये फंक्शन है ऑब्वियसली, ठीक है। इसके इंटीग्रेशन यहां से हमें एफ एक्स, मतलब इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो आपको एफ डैश मिल जाएगा। तो कंडीशन एफ डैश एक्स पे आपको पता होनी चाहिए, जो कि यहां पे पता है। नाउ लेट अस यूज द गिवन इंफॉर्मेशन। देखिए गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग दिख क्या रहा है उसको समझें। ये एक्स इज इक्वल टू 3 लाइन है, मान लिया। एफ डैश 0 पे 0 है, मतलब एक टर्न है 0 पे। एफ डैश 1 पे 0 है, ठीक है। तो अगर हमने कर्व को कुछ इस तरह से लेकर आए तो एक टर्न यहां पे आया और एक टर्न फिर यहां पे आया। टर्न हम यहाँ पे कर्व की हेल्प से यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बीच में हमें नहीं पता, और फिर 3 पे आ गए हम। लेकिन क्योंकि 3 के अबाउट फंक्शन सिमेट्रिक है बच्चों, तो जैसा इधर वैसा उधर, तो ऑब्वियसली यहां से फंक्शन को अगर ये ऐसे आया है तो ये वापस से घूमेगा, सिमेट्रिक है। और क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो शार्प टर्न नहीं हो सकता, तो ये एक टर्न और आया, ठीक है। तो अगर 1 पे है तो 2 यूनिट लेफ्ट पे, तो 2 यूनिट जब आप राइट पे जाएंगे तो 5, और 1 यूनिट और जाएंगे तो 6। तो 5 पे चूंकि सिमेट्रिक है कर्व, तो 5 पे वापस से टर्न होना होगा और 6 पे फिर टर्न होना होगा। कर्व कुछ ऐसा, मतलब क्या? अगर एफ डैश 1 0 है, सो दिस इंप्लाई एफ डैश 0 इज इक्वल टू एफ डैश 1 इज इक्वल टू एफ डैश 3 ऑल्सो फ्रॉम द गिवन कंडीशन। एफ डैश 3 ऑल्सो is equal to f dash 5 is equal to f dash 6 is equal to 0। ये इंफॉर्मेशन है अल्टीमेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन में, ठीक है, कि f dash 6 भी 0 है। अब अगर हम एक एक करके इंटरवल्स पे 0 से 1 पे रोल्स थ्योरम लगाते हैं, सप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन द फंक्शन f dash x in the interval 0 to 1। Now what do we get? हमें पता है सिंस फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है ये, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव भी आपको गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सिंस f dash 0 is equal to f dash 1, hence its derivative f double dash x equal to 0 has at least one root from the statement of Rolle's theorem, has at least one root in the interval 0 to 1। Similarly 1 से 3, तो similarly f double dash x has at least one root in the interval 1 to 3। Similarly f double dash x has one root in the interval 3 to 5, and again f double dash x has one root in the interval 5 to 6। कितने रूट? कम से कम, सो कम से कम एक 4 रूट्स। सो एटलीस्ट यू आर गोइंग टू हैव 4 रूट्स ऑफ द इक्वेशन f डबल डैश x इन द इंटरवल तो कोई दिया नहीं है, तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग f डबल डैश x इज इक्वल टू 0 इज गोइंग टू हैव एटलीस्ट 4 रूट्स, ठीक है। सो दैट वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर रोल्स थ्योरम। अब आगे चलते हैं और देखते हैं लास्ट थ्योरम एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT बच्चों। तो लेट्स सी नाउ द लास्ट इन द लिस्ट ऑफ थ्योरम एंड दैट इज लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो अब देखिए इस थ्योरम की रिक्वायरमेंट है कि अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है एक गिवन इंटरवल में, कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन अ गिवन इंटरवल, इन a given interval a to b, then देखिए ये रोल्स थ्योरम इज एक्चुअली अ स्पेशल केस ऑफ LMVT, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये कहता है देन देयर एग्जिस्ट अ c in the interval a to b such that f of b minus f of a over b minus a is equal to f dash c। मतलब एंड पॉइंट जो है इंटरवल पे, अगर हम उसको कर्व के अकॉर्डिंग समझे, तो जो एंड पॉइंट है इंटरवल पे, तो मान लीजिए ये आपका यहां से लेकर ऐसे एक कर्व है, ये आपका A है और ये आपका B है। नाउ दिस इज वन एंड पॉइंट ऑफ द कर्व and this is another end point of the curve। now if I so this point is actually a comma f of a, isn't that बच्चों? और ये पॉइंट क्या है? b comma f of b। now if I join these two points here
और इसको हमने कैपिटल ए कहा, इसे कैपिटल बी कहा। तो ए बी क्या हुई, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द कर्व, हेंस इट इज अ कॉर्ड। तो ए बी हो गया आपका कॉर्ड यहां पे, ठीक है। अब स्टेटमेंट क्या है, तो स्टेटमेंट ये कहता है कि इसके पैरेलल एक लाइन तो ऐसी होगी जो कि टेंजेंट है। सो यू ऑलवेज हैव अ टेंजेंट between these two endpoints of the curve which is parallel to the chord joining the endpoints of the curve, ठीक है। since curve is a smooth curve so this will always be true, ये LMVT आपको बताता है, ठीक है। so that's the statement of the LMVT theorem। ये आपका मीन वैल्यू थ्योरम हो गया। देखिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन और एग्जांपल यहां पे देखते हैं, just to see that how to apply and how will we come to know कि when to apply LMVT theorem, ठीक है, LMVT राधा। तो fx हमने मान लिया, let fx be a differentiable function। तो डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूस तो हो गई बच्चों, है ना। सो इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इन द इंटरवल मान लीजिए 1 to 5। देन प्रूव दैट f of 5 minus f of 1 times f of 5 plus f of 1 is equal to 4 times f of c times f dash of c for some c belonging to the interval 1 to 5। ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है। तो देखिए पहली चीज समझिए, अब अगर आप LMVT से रिलेट करना चाह रहे हैं तो दो चीजें समझना होगा, एक तो ये हो गया और एक राइट साइड में ये हो गया। तो इफ यू हैव दीज टू टर्म्स ऑन ईदर साइड ऑफ द स्टेटमेंट तो फिर आपका लिए वो LMVT का क्लियर कट हिंट है बच्चों, ठीक है। तो f5 माइनस f1, चूंकि इंटरवल आपका a से b है 1 to 5, so you have both the terms like f of 5 minus f of 1 here and you have f dash of c here, so that means ये तो पक्का है कि हम LMVT लगाने आ रहे हैं। बट here the point is कि किस फंक्शन पे लगाएं, क्या हम fx पे लगा दें? तो अगर हम fx पे लगा देंगे तो ये कहां से आएगा और ये टर्म कहां से आएगा, f of 5 प्लस f of 1। तो देखिए LMVT जब आप लगा रहे हैं, है ना, तो आपको ये सोचना जरूर होगा कि आप LMVT किस फंक्शन पे लगाएं। नाउ हियर सी द मोमेंट आई राइट इट, आप समझ जाएंगे कि ऐसा लिखते ही आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्यों नॉट f of x, आई विल कंसीडर इट टू बी सम g of x, ठीक है। तो लेट्स से हमने कहा विल बी अप्लाइंग LMVT on a function g of x which is nothing but f of x whole square। Now apply LMVT on this। In the interval 1 to 5, now you will come to know the reason। जैसे ही आपने ये पढ़ा, जैसे ही आपके सामने आया, आपके खट से दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा क्यों। देखिए अब अगर हम LMVT लगाते हैं तो g of 5 minus g of 1 over 5 minus 1 which is 4 is equal to g dash of c for some c in the interval open interval 1 to 5। Now how much is g of 5? g of 5 हो गया f square of 5, g of 1 is f square of 1 over 4, तो 4 हम उठा के उधर ले गए, and g dash of c, g dash x is 2 times using chain rule f of x into f dash of x at x is equal to c। Now see you got the statement there। क्यों? क्योंकि आपका जो LHS है that can be factorized, so you can write it as a square minus b square है, ये a minus b times a plus b is equal to 4 times f of c at c into f dash of c, where c belongs to the interval 1 to 5 and see there has to be a correction here, it's 4 into 2, so let me correct it here, so it should be instead of 4 आपका यहाँ पे 8 होना चाहिए, ठीक है। तो instead of 4 we will be having 8 times f of c times f dash c here, तो ये यहाँ पे 4 की जगह एक्चुअली ये 8 है बच्चों, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू अप्लाई योर लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ये एक तरीका है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करने का। अब एक चीज और समझिए क्विकली कि देखिए एक चीज और समझिए, ये c और ये c सेम है,
व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स आप एक ही फंक्शन पे एक ही थ्योरम लगा रहे हैं, तभी आपका दोनों केस में सी सेम है। आप अगर दो अलग अलग थ्योरम या दो अलग अलग फंक्शन पे एक ही थ्योरम लगाएंगे तो एक ही पॉइंट सी पे दोनों स्टेटमेंट वैलिड हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इसके कॉन्ट्रैरी एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, वहां से जो बात अभी हमने आपको बोली है उसको आप समझिए, बिल्कुल यही स्टेटमेंट। बस हम आपसे ये कह रहे हैं कि प्रूव कर दीजिए, प्रूव दैट f of 5 minus f of 1 into f of 5 plus f of 1 is equal to 8 times f of c1 into f dash of c2। अब यहां पे देखिए कि c1 c2 दो अलग अलग वैल्यूज हैं, c1 c2 बोथ बिलोंग टू द इंटरवल 1 to 5। अब अगर आप एक ही फंक्शन पे एक ही थ्योरम लगाते हैं तो वो स्टेटमेंट दो अलग अलग सी पे वैलिड नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हमने यहां पे कहा कि अगर आप दो अलग अलग फंक्शन पे एक थ्योरम लगाते हैं तो वो एक पॉइंट पे वैलिड हो, ये जरूरी नहीं है। या दो अलग अलग थ्योरम एक ही फंक्शन पे लगाते हैं, फिर आप उसके कॉम्बिनेशन से स्टेटमेंट लाने का प्रयास करते हैं, तब भी आप ये कतई इंश्योर नहीं कर सकते बच्चों कि ये सी और ये सी सेम हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली सिमिलर एक्सप्रेशन, द ओनली डिफरेंस इज C1 एंड C2 आर डिफरेंट हियर। नाउ व्हाट? अब आप ये समझिए कि अब आप इससे तो नहीं ला सकते क्योंकि ये तो एक ही सी देगा। क्यों? क्योंकि आपको यहां पे सी एक यही पूरे पे एक साथ रखना है, तो यू कांट से कि ये तो चलिए किसी और C1 पे और ये किसी और C2 पे वैलिड हो जाएगा। नो। ठीक है, अब यहां पे ये हिंट है क्योंकि अलग अलग दो आपको सी चाहिए, तो ईदर अप्लाई टू डिफरेंट थ्योरम ऑन द सेम फंक्शन और अप्लाई सेम थ्योरम ऑन टू डिफरेंट फंक्शन। तो चूंकि यहां पे f और f भी सेम है तो फंक्शन हम नहीं चेंज करेंगे, हम एक ही फंक्शन पे दो थ्योरम लगाएंगे। तो पहले हमने लगाया LMVT ऑन f of x। सबसे पहले हमने लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाया f of x पे, तो क्या मिला? तो आपको एक पार्ट मिल गया f of 5 माइनस f of 1 over 4 इज इक्वल टू f डैश ऑफ C2 ही लिख रहे हैं क्योंकि हमें f डैश के अंदर C2 चाहिए, फॉर सम C2 बिलोंगिंग टू द इंटरवल 1 to 5। ये आ गया 1। अब क्या करें? अब हम यहां पे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाएंगे ऑन fx। ठीक है, तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कैसे? इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का मतलब देखिए ये हुआ कि f of 5 प्लस f of 1 जो इसका मीन है, हमें पता है मीन अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स ऑलवेज लाई बिटवीन दोस टू नंबर। सो डेफिनेटली यू विल बी हैविंग फ्रॉम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि डेफिनेटली अगर f5 और f1 के बीच में कोई वैल्यू है, फंक्शन चूंकि कॉन्टिन्यूअस है तो कोई ना कोई तो c होगा ही जिसके लिए ये f वो वैल्यू ले ले। तो f of c1 फॉर सम c1 इन द इंटरवल 1 to 5 and this is our condition 2। now multiply 1 and 2, so what do we get? जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आपका आंसर आ गया जो प्रूव करना था, you got that। ठीक है, तो ये छोटी सी बात थी, आप इसे अगर समझ लेते हैं तो आप ये पक्का समझ जाएंगे क्वेश्चन देखिए कि हमें एक ही थ्योरम लगानी है कि अलग अलग थ्योरम लगानी है। तो ये सी अगर सेम है तो एक ही थ्योरम में पॉसिबल है, और ये अलग अलग हैं तो दो अलग अलग थ्योरम या लगानी पड़ेंगी या दो अलग अलग फंक्शन पे आपको वही थ्योरम लगानी पड़ेगी, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सो दैट ब्रिंग्स अस to the end of all the listed theorem like Rolle's theorem, Lagrange's mean value theorem and intermediate value theorem। ठीक है, तो मोटा मोटा आपका ये जो चैप्टर है AOD वो यहाँ पे NCERT, अगर आप 12th क्लास के NCERT से कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे ओवर हो जाता है। छोटे मोटे जो आपके टॉपिक्स हैं लाइक अप्रोक्सीमेशन, रेट चेंज, वो आप लोग अच्छे से, अप्रोक्सीमेशन इज हाईली अनलाइकली पूछा जाए, रेट चेंज आप लोग फिजिक्स में भी अच्छे से देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर वो आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो रेट चेंज इज नॉट सच अ बिग टॉपिक, ह्यूज टॉपिक हियर, तो डेलिबरेटली आई एम स्किपिंग इट क्योंकि ये क्रैश कोर्स है बच्चों। ठीक है, तो चलिए अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस पे भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बच्चों। सबसे पहले आप ये समझिए कि सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है दैट हेल्प्स यू इन डिसाइडिंग in defining the shape of the curve, in the sense that it tells you the curve about the curvature of the curve, and I say for that case कि अगर if the second order derivative of a function is greater than 0 in the interval a to b, then curve of
y is equal to f of x will be open upward। तो ये जो कर्व है ये ओपन अपवर्ड टाइप का कर्व दिखेगा इन द इंटरवल a to b। ये पहला पॉइंट है, मतलब जिस इंटरवल में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है उस इंटरवल में जो कर्व है फंक्शन का दैट विल बी एन ओपन अपवर्ड कर्व। एंड सिमिलरली इन द इंटरवल इन विच द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव is less than 0, this imply, so is less than 0, this imply curve is open down, so curve is open down in that interval। ठीक है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। मीनिंग देयर बाय, अब समझिए, जैसे अब आप देखिए, याद करिए, फंक्शन लिया आपने ln x, ठीक है ना। हाउ डज इट्स कर्व लुक लाइक, इसका कर्व दिखता कैसा है? अगर आपको याद हो तो कर्व कुछ ऐसा दिखता है जो कि थ्रू आउट ओपन डाउन है, ये ओपन डाउन है, ठीक है, नीचे की तरफ ही ओपन कर्व है। क्यों है? क्योंकि इसका अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं ये 1/x है, बट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकालते हैं सो इट इज ऑलवेज निगेटिव माइनस 1/x²। 1/x² is always positive and minus times is always negative, hence the curve is open down, इसलिए ये कर्व ओपन डाउन है। सिमिलरली अगर आप e⁻x के कर्व को देखें तो वो कैसा दिखता है? वो ओपन अपवर्ड कर्व दिखता है थ्रू आउट। रीजन अगेन सिंपल, अगर फंक्शन आपका e⁻x है तो f'(x) हमें पता है ये तो चेंज ही नहीं होता, एक मात्र एलिमेंट्री फंक्शन which doesn't change after differentiation, so it remains e⁻x, and we know exponential function can never give you even zero value or negative value, ठीक है, तो it's always positive। तो second order derivative हमेशा positive है, curve is open up, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एप्लीकेशन वी हैव अ टर्म, वी कैन डिफाइन अ टर्म एंड दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Now, how do we define this point of inflection? So, according to me, for any function f of x is equal to a, is point of inflection if the second order derivative f'(x) changes its sign about x is equal to a। अगर x is equal to a के अबाउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसका साइन चेंज हो रहा हो, मतलब उसके लेफ्ट साइड में अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड में नेगेटिव हो, या राइट साइड में नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, इफ देयर इज अ साइन चेंज अबाउट द point x is equal to a of f'(x), then that point is called the point of inflection for। and see what does that mean? अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो ओपन अप से जिस पॉइंट के अबाउट, देखिए एक कर्व और समझिए, अगर x³ का कर्व आप याद करें तो x³ का कर्व जो है तो उसका सेकेंड ऑर्डर तो fx is equal to x³, इसका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो हो जाएगा 6x। नाउ दिस इज पॉजिटिव एंड x इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड x इज नेगेटिव। हाउ डज द कर्व लुक लाइक? तो कर्व कुछ ऐसा लगता है, दिखता है। तो x पॉजिटिव है तो कर्व जो है वो ओपन अप है, x नेगेटिव है तो कर्व जो है वो ओपन डाउन है, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो जीरो के अबाउट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, सो x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एम आई क्लियर बच्चों? सबके समझ में बात आ गई ना? तो ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिसके अबाउट कर्वेचर में चेंज आए, ओपन अप से ओपन डाउन या ओपन डाउन से ओपन अप। सो ठीक है, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड, सो दिस इज द कर्व ऑफ y इज इक्वल टू x³, सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बच्चों, ठीक है। तो ये एक और फिर इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट था रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, कई बार जहां पे स्टेशनरी पॉइंट पे नीदर वाला केस आता है तो कई बार आप पाओगे कि वहां पे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, ये भी एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। सो इफ यू आर लाइक सॉल्विंग फॉर मैक्सिमा मिनिमा एंड एट स्टेशनरी पॉइंट यू गॉट दैट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0, और मे बी एग्जैक्टली यू गॉट दैट
दैट स्टेशनरी पॉइंट इज नीदर द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो वहां पे आप पाएंगे आगे बढ़ के जब आप चेक करेंगे कि वो पॉइंट नॉर्मली आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा बच्चों। ठीक है, सो दैट्स योर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब एक क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, बट उससे पहले क्वेश्चन से पहले एक चीज और जिस पे क्वेश्चन एक्चुअली बेस्ड है वो समझ लीजिए। देखिए ओपन डाउन जो कर्व है, कोई भी कर्व चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, ठीक है, तो एक हमने लेट्स से हमने एक डिक्रीजिंग कर्व बनाया जो कि ओपन डाउन है। ओपन डाउन कर्व की खास बात है कि दैट chord, any chord of the curve is always below the curve, and at any point the tangent to the curve is always above the curve. So for open down curve, that means the interval in which f double dash x is negative, in that interval you draw any chord that will always lie below the curve and the tangent will always lie above the curve. ठीक है, similarly you can have for open up curve also, आप कैसा भी ओपन अप कर्व माने, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ठीक है, तो चलिए डिक्रीजिंग ही कर्व मान लेते हैं। यहां पे भी ओपन अप ये है डिक्रीजिंग कर्व। इसमें अब देखिए कॉर्ड हमेशा कर्व के ऊपर है और टैंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज बिलो द कर्व। ठीक है, तो जो टैंजेंट है किसी भी पॉइंट पे कर्व के, वो हमेशा कर्व के नीचे है। सो दैट इज अगेन वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग द कर्वेचर ऑफ द कर्व। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बच्चों। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे गिवन है दैट फंक्शन इज ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल। इट इज गिवन दैट एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। Now what does that mean? अगर हम कर्व के रिस्पेक्ट में देखें, so that means that the curve is an open upward curve for all x belonging to R, like an exponential curve. ठीक है, now we have to show that f of x1 plus f of x2 by 2 is always greater than f of x1 plus x2 by 2 for any x1 x2 belonging to R. अब देखिए यहां पे अप्रोच क्या है बच्चों। अप्रोच ये है कि देखिए चूंकि हमें पता है कर्व इज ओपन अप फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, तो एक ओपन अपवर्ड कर्व हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं और मान लीजिए हमने ये कर्व यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स का बना लिया। अगर आप इसे देख रहे हैं तो ये है x1 प्लस x2 बाई 2 को जब हमने फंक्शन में वैल्यू रखी तो ये f ऑफ x1 प्लस x2 बाई 2 आएगा। और इन दोनों में रिलेशन को समझिए, और ये fx1 प्लस fx2 बाई 2 है, तो डजंट इट लुक लाइक अ मिड पॉइंट टाइप ऑफ थिंग। ठीक है, तो देखिए फॉर एनी पेयर x1 x2 है तो हम दो पॉइंट मानते हैं, एक हमने यहां पे माना x1 एंड लेट अस अज्यूम सम पॉइंट हियर एज x2। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आपका a आ गया ऑन द कर्व विच इज x1 कॉमा f ऑफ x1। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट आ गया आपका ऑन द कर्व विच इज x2 कॉमा f ऑफ x2, और इसको हमने नाम दे दिया बच्चों पॉइंट B। अब सिंस इट इज एन ओपन अपवर्ड कर्व एंड एज आई डिस्कस, एज आई टोल्ड यू ऑल कि अगर ओपन अपवर्ड कर्व है तो कॉर्ड ऊपर है, कर्व नीचे है और सबसे नीचे टैंजेंट है। ठीक है, सो द कॉर्ड, तो लेट अस ड्रॉ अ कॉर्ड जॉइनिंग ए एंड बी। उसका रीजन क्या है ये आप अभी समझ जाएंगे। तो लेट अस से दैट ए बी इज अ कॉर्ड। ठीक है, नाउ हाउ डू वी गेट दीज थिंग्स, ये आप देखें और इस एक्सप्रेशन को देखें। नाउ इफ आई से लेट सी बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, midpoint of AB. Now what will be the coordinates of C in that case? तो C के coordinates हो जाएंगे x1 plus x2 by 2 comma f of x1 plus f of x2 whole divided by 2, isn't that? तो point C आपका यहां कहीं मान लीजिए आ जाता है, ये हो गया point C. Now draw a vertical line passing through this point. इस point से पास करता हुआ vertical line draw करें। क्यों करें उसका रीजन समझिए। देखिए पॉइंट सी से जो आपको ऑर्डिनेट दिख रहा है वो आपका LHS है इनइक्वालिटी का, लेकिन RHS क्या है? RHS वो है जब फंक्शन में आप ये एब्सिसा रखेंगे। Now how will you get that? तो सेम एब्सिसा के पॉइंट्स कब आते हैं? जब वो एक वर्टिकल लाइन पे आए बच्चों। So if we draw a vertical line passing through C, so any point on this line will have the same abscissa as x1 plus x2 by 2. ठीक है, नाउ इफ आई कंसीडर दिस पॉइंट हियर, अगर ये पॉइंट हम D माने तो D के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा f ऑफ
x1 प्लस x2 बाई 2, इजंट दैट? हाँ है ना? ठीक है, तो ये हो गया आपके डी के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और अब आप बताएं, सिंस डी लाई बिलो सी, पॉइंट सी ऑन द सेम वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पे डी पॉइंट जो है वो सी के नीचे है। Now what does that mean? Doesn't that simply imply that the ordinate of C, जो पॉइंट ऊपर है उसका ऑर्डिनेट बड़ा होगा? So that simply imply that f of x1 plus f of x2 whole divided by 2 is greater than f of x1 plus x2 by 2 बच्चों। Hence proved। ठीक है, सो देखिए ये है कंसेप्ट आपका जिसकी हेल्प से, और कंसेप्ट क्या यूज किया? वी यूज द कंसेप्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व व्हिच इज ओपन अप हियर। ठीक है, नाउ एट लास्ट बिफोर वी एंड द चैप्टर एंड दिस लेक्चर हियर, आप एक आखिरी बात समझ लें कि देखिए चूंकि हमें पता है ओपन अप कर्व के लिए कॉर्ड हमेशा कर्व के ऊपर है, तो इसके ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट, इसके ऊपर आने वाले आप किसी भी पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए, वो अब उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द कर्व के हमेशा ऊपर है। तो यही क्वेश्चन थोड़ा सा और बेहतर बनाया जा सकता था। वी कंसीडर्ड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, वी कुड हैव यूज्ड द सेक्शन फॉर्मूला टू गेट एनी रैंडम पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी हियर। ठीक है, तो अगर हम कोई भी रैंडम पॉइंट, फिर से जैसे ये कर्व है, ये कॉर्ड है आपका ए बी। ठीक है, अब हम यहां पे कोई भी रैंडम पॉइंट C मान लें जो इसे m/n पे डिवाइड कर रहा है, तो उसका करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद ऑन द कर्व, तो पॉइंट C क्या आएगा? तो पॉइंट C आपका आ जाएगा mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, और फिर इसका जो ऑर्डिनेट होगा वो m टाइम्स f ऑफ x2 प्लस n टाइम्स f ऑफ x1 ओवर m प्लस n। ठीक है, और जो D पॉइंट यहां पे आएगा, D पॉइंट क्या आएगा बच्चों? तो यहां पे D के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके, चूंकि वर्टिकल लाइन है आपसे साथ रिमेन सेम, तो mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, बट सिंस द पॉइंट इज ऑन द कर्व, तो इस ऑर्डिनेट विल बी f ऑफ mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस 1। सी how easily the question can be framed. Now the question could have been easily like, आप m और n की कोई वैल्यू रख लीजिए रैंडमली 3 और 2, क्योंकि पॉइंट ऑन द कर्व है, सॉरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो अगर इस पे कोई वैल्यू आप रख लेते तो आपके सामने क्वेश्चन आ सकता था 3 टाइम्स f ऑफ x2 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x1 ओवर 5 इज ग्रेटर देन f ऑफ 3x2 प्लस 2x1 ओवर 5। So this is how very simply a good question can be framed with the help of this concept. ठीक है, अब थोड़ा सा आगे और बढ़े, अगर हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं तो उल्टा हो जाएगा। एक्सटेंड करने के बाद जो कॉर्ड के वो जो सेगमेंट है एक्सटेंडेड सेगमेंट, उस पे पॉइंट कर्व के नीचे आ जाएगा, चाहे आप जिधर भी एक्सटेंड कर लें। ठीक है, तो इंटरनल पॉइंट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला लगाने से जो पॉइंट आया वो हमेशा कर्व के ऊपर है, और जो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाने से जो पॉइंट आएगा बच्चों वो हमेशा कर्व के नीचे आएगा। ठीक है, सो दैट वाज द लास्ट थिंग टू बी डिस्कस्ड हियर। नाउ इट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जहां पे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों के एप्लीकेशन देख लिए बच्चों।